बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे बड़ा अगर बर्न सेंटर मैं आपको बताऊं तो वो सीएमएच खारियां के अंदर जो बर्न सेंटर है ना, वो वाला है। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि वहाँ पे जितने भी बर्न्स के पेशेंट हैं उनकी रिकवरी का जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा है। जनरल सर्जरी के लेक्चर में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बर्न इंजरी का, और मुझे रिक्वेस्ट थी कि सर सर्जरी और मेडिसिन के लेक्चर भी शुरू करवाएं। मैंने कहा चलें आज वीकेंड है तो इसके ऊपर मैं कोशिश करता हूँ, गायनी के साथ पीड्स के साथ हम इसको भी जो है ना वो कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, आपने वो गाना तो सुना होगा कि शरीका नु आग लग दी मट्ठी मट्ठी, तो उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप किसी ना लोअर इलाकेज़ के अंदर जाएँ ना, तो वहाँ पे मतलब पिंड पुंड के अंदर अगर जो दूसरे लोग हैं ना जो इनका BHU RIC लगता है, तो वहाँ पे कुछ ऐसे केसेस आते हैं कि जनाब सास ने बहू को आग लगा दी। ठीक है, इस तरह के केसेस आएंगे। यस, कि या फिर लड़की ने खुद को जो है ना वो प्यार में नाकामी की वजह से खुद को जाके तेल छिड़क के जो है ना वो आग लगा ली है कमरे में बंद करके। तो इस तरह के केसेस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसके अंदर हम देखेंगे अगर आपके पास वो लड़की आ गई है जल के, ठीक है, तो आपने उसको किस तरह असेस करना है, आया कि उसको किसी बर्न सेंटर में भेजना है या वहीं पे ट्रीट करना है, टाइप्स क्या क्या हो सकती हैं, वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, शायद आपको ये ढोल की आवाज़ आ रही हो, कोई आई थिंक यहाँ पे कोई सेमिनार वगैरह, तो इस वजह से। ठीक है, तो एनीवेज बर्न इंजरी के अंदर एक छोटा सा मैंने चार्ट बनाया हुआ है। इसके अंदर हमारे पास लोकल है, कुछ रीजनल है और कुछ हमारे पास इसके अंदर बुक के मुताबिक सारा चलूँगा इंशाल्लाह। हम एंड पे जो है ना मैं पास्ट पेपर आपको हल करके बताऊंगा इसी चार्ट के थ्रू जो जो आने हैं। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रूल ऑफ 9 है, आपने अमूमन सुना भी होगा, फोरेंसिक के अंदर भी आपने पढ़े होंगे। ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हमने कुछ पार्कलैंड फार्मूला है, उसको हमने डिस्कस करना है। क्लासिफिकेशन डिस्कस करनी है कि आया कि अगर वो जल गई है, कितना जली है वो लड़की, पार्शियल थिकनेस बर्न है, ठीक है, या फिर फुल थिकनेस बर्न है। अच्छा, पार्शियल के भी आगे दो टाइप्स है, सुपरफिशियल थिकनेस बर्न है और डीप थिकनेस बर्न आ जाती हैं। ठीक है, हमें पता है स्किन्स की लेयर के अंदर कौन कौन सी दो लेयर होती हैं। एक हमारे पास होती है जी, आपने एपिथीलियम पढ़ते आ रहे थे, आपने हिस्टो के अंदर बहुत पढ़ी है, फर्स्ट ईयर MBBS के अंदर शायद आप पढ़ते रहो। ऊपर वाली लेयर हमारे पास होती है एपिथीलियम, ठीक है, और नीचे वाली होती है हमारे पास एपिथेलियम का एपिडर्मस, और नीचे वाली होती है हमारे पास डर्मस। ठीक है, ऊपर वाली एपिडर्मस, नीचे वाली हमारे पास होती है डर्मस। ठीक है, फिर डर्मस की भी जो है हमारे पास दो लेयर्स आ जाती हैं। वो दो लेयर कौन कौन सी हैं? एक हमारे पास आ जाती है जी पेपिलरी लेयर, ठीक है, और एक हमारे पास आ जाती है जी रेटिकुलर लेयर। ये सारी आपकी फर्स्ट ईयर वाली बातें हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि कितनी अगर ये स्किन आपकी जल गई है, ठीक है, तो इसको हम जो है ना वो पार्शियल के अंदर कंसीडर करेंगे या इसको मैं फुल के अंदर करूँगा। मेरी मूड था एक ही घंटे वाला लेक्चर बना के उसके अंदर कवर कर दूँ, लेकिन यार ये आप आजकल आपको पता है कि वो इमरान खान वाली वो सारा सीन चल रहा है ना, बताता नहीं डिस्कस करूँगा क्योंकि ये वीडियो मेरी उड़ जानी है फिर। तो उसकी वजह से जो है ना वीडियोज़ 2 मिनट की वीडियो भी जो है ना कल मैं अपलोड करते रहूँ तो वो घंटा लग गया मुझे, तो मैं 10 मिनट से ज़्यादा की नहीं अपलोड करूँगा। ठीक है, क्योंकि फिर अपलोडिंग में मसला आ जाएगा, ना आपको पहुँचेगी ना मुझे कोई फ़ायदा होगा मैं खाम में। शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लास्ट टाइम मेरा चक्कर लगा था CMH खारियाँ का दिसंबर के अंदर, ठीक है, तो उस वक्त मैं बना नहीं सका वीडियो, लेकिन इंशाल्लाह इस दफ़ा मैं जाऊँगा तो मैं कमांडेंट से स्पेशली रिक्वेस्ट करके जो CMH खारियाँ का बर्न सेंटर है, ठीक है, हालांकि वो मेरा होम स्टेशन नहीं है, लेकिन वहाँ का जो चक्कर मेरा अगर लगा तो कमांडेंट से मैं रिक्वेस्ट करके इंशाल्लाह बर्न सेंटर अगर मुझे दिखाने की इजाज़त मिल गई तो मैं आपको दिखाऊंगा। वहाँ इंशाल्लाह हम कुछ पेशेंट्स का रिव्यू भी लेंगे। ठीक है, आया कि कौन सी वो चीज़ है कि यहाँ पे आपको इस्लामाबाद, लाहौर के अंदर इवन जिन्ना हॉस्पिटल कितना बेहतरीन है, इसका जो है ना वो बर्न सेंटर कितना है, लेकिन फिर भी खारियाँ का जो आउट क्लास है उसके अंदर ऐसी उन्होंने कौन सी चीज़ ऐड की है। एक तो वहाँ पे नर्सिंग केयर बहुत ज़्यादा है, दूसरा वहाँ पे मैंने देखा क्लीनलीनेस जिसे हम कहते हैं ना, सफाई सुथराई और वो सारी की चीज़ें वो बड़ा मैटर करती हैं बर्न के पेशेंट के अंदर मोस्ट, क्योंकि उनको इन्फेक्शन का चांस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। आई थिंक आपको थोड़ा सा शायद इस फोकस में मसला है, मेरा मोबाइल आज दूसरा है, मैं ला नहीं सका, लेकिन वीकेंड के ऊपर मैंने कहा चलो यार वीडियो एटलीस्ट तो बननी चाहिए ना। शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। बुक के मुताबिक मैं चलूँगा, जितनी भी चीज़ें होंगी इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। अच्छा, बर्न इंजरी अगर आपसे कोई एग्जामिनर पूछ ले बेटा व्हाट इज़ बर्न इंजरी, तो आपने कहना है कि सर ये टाइप ऑफ
टिश्यू इंजरी है। ठीक है, जब भी बर्न इंजरी का क्वेश्चन आ जाए तो आपने बताना है कि सर ये बेसिकली टाइप है टिश्यू इंजरी का। जल्दी मैं लिखूँगा, टाइप है किसकी? टिश्यू की इंजरी की। अच्छा, जो कि हमारे पास क्या करवाती है, नेक्रोसिस की आपने टाइप पढ़ी थी, उसके अंदर एक टाइप थी कोआगुलेटिव नेक्रोसिस, कुछ लिक्विफिकेटिव था और कुछ और भी थे ना, फैट नेक्रोसिस और इस तरह की, लेकिन उसके अंदर एक था हमारे पास कोआगुलेटिव नेक्रोसिस। अगर आप अपनी पैथोलॉजी जनरल पैथो याद करें तो उसके अंदर अब मुझे अभी भी याद है कि सेल इंजरी का पहला चैप्टर था। तो कोआगुलेटिव जो नेक्रोसिस है ना, ये बेसिकली उस टाइप की टिश्यू इंजरी है हमारे पास। ठीक है, अब मोस्ट कॉमनली ड्यू टू थर्मल एनर्जी। ठीक है, जिसके अंदर हमारी बड़ी वजह हो जाती है थर्मल एनर्जी। जो चीज़ थर्मल क्या होता है, गर्मी वगैरह, ये सारी की सारी, तो हमारे पास थर्मल एनर्जी। नेक्स्ट चैप्टर के एंड पे कुछ ऐसी इंजरियां जो नॉन थर्मल इंजरी हैं, मतलब उसको आग नहीं लगी लेकिन उसके अंदर भी कोआगुलेटिव नेक्रोसिस हो रही है, तो वो हमारे पास जिस तरह तेज़ाब किसी ने लड़की के ऊपर फेंक दिया, आशिक माशूक वाला चक्कर आ जाएगा उसके अंदर, तो वो सारे के सारे। लेकिन ये हमारे पास स्पेशली मोस्ट कॉमन काज बर्न इंजरी में थर्मल इंजरी हमारे पास आ जाती है। ठीक है, अब आया वो ऑन एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी हो सकती है, या फिर वो हमारे पास इंटरनल सरफेस ऑफ द बॉडी हमारे पास होगी। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। इसके अलावा हम जो है ना वो कूल्ड है, इलेक्ट्रिकल है, कूल्ड केमिकल बर्न है, वो हम एंड पे मैं इसको डिस्कस कर दूंगा। एक मैंने आपको मोटे सा ओवरव्यू दे दिया है। ठीक है, अब मैं इसके आपको बता देता हूँ सबसे पहले इफ़ेक्ट्स। ठीक है, तो इफ़ेक्ट्स के अंदर जो मैंने चार्ट के मुताबिक आपको बताया है, तो वो हमारे पास जो है ना वो 3 मेजर इफ़ेक्ट्स होते हैं। ठीक है, एक नंबर 1 पे हमारे पास हो जाता है लोकल इफ़ेक्ट। ठीक है, नंबर 2 पे हमारे पास हो गया रीजनल इफ़ेक्ट। ठीक है, और नंबर 3 पे हमारे पास आ जाएगा जी मशहूर ज़माना सिस्टेमिक इफ़ेक्ट। ठीक है, तो ये आपने हमेशा वाइवा के लिए इसके लिए रेडी रह के जाना है। ठीक है, अब जो लोकल इफेक्ट है ना, उसके अंदर बेसिकली क्या है, लोकल बर्न के अंदर जो है ना वो सुपरफिशियल टिश्यू और इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होती है। इसके अंदर फ्लूइड जो है ना वो सरफेस से लॉस हो जाता है और वहाँ पे आपको जो है ना वो ब्लिस्टर्स वगैरह छाले जा रहे हैं। आपने अमूमन आप अगर कोई गर्ल्स हैं तो वो गर्म अमूमन पानी हाथों पे गिर गया खाना पकाते हुए, तो इस तरह का जो है ना वो हमारे पास आ जाए। तो इन सिंपल वर्ड मैं कहता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास जो है ना डिस्ट्रक्शन ऑफ द सुपरफिशियल टिश्यू अगर हमारे पास हो जाए, मतलब यहाँ पे लगा तो मेरे जो सुपरफिशियल टिश्यूज़ हैं ना उसकी हमारे पास जो है ना वो डिस्ट्रक्शन हो चुकी है। ठीक है, अब इस सुपरफिशियल टिश्यू डिस्ट्रक्शन की वजह से हमारे पास क्या होगा, ये जो मेरी कैपिलरीज जा रही हो, आज तो मैंने जिम भी नहीं की लेकिन इतनी वेंस को प्रोमिनेंट है। एनीवेज, ठीक है, तो सुपरफिशियल डिस्ट्रक्शन की वजह से क्या होगा, हमारे पास फ्लूइड जो है ना वो हमारे पास उसका लॉस जो है ना वो ज़्यादा हो जाएगा। अब वो फ्लूइड लॉस जो है ना वो हमारे पास अब यहाँ पे सरफेस के ऊपर है, तो वो अब लीक हो के यहाँ मेरी स्किन के ऊपर इंस्टेड ऑफ द नॉर्मल मतलब कि वो एक ब्लिस्टर की फॉर्म में ट्रैप हो जाएगा। तो ये बुक के अंदर उसने लफ्ज़ लिखा हुआ है। तो वो कह रहा है कि अगर तो ये फ्लूइड 15 ml पर मीटर स्क्वेयर ऑफ द बॉडी, ये रिमेंबर ये वैल्यू याद रखनी है एमसीक्यूज़ के लिए, 15 ml पर मीटर स्क्वेयर ऑफ द बॉडी जो है ना, इस हिसाब से जो है ना वो होगा तो इनसेंसिबल लॉस है, बंदे को पता भी नहीं चलेगा मेरी बॉडी से कुछ निकला नहीं। लेकिन अगर यही 200 ml पर मीटर स्क्वेयर ऑफ द बॉडी अगर ये निकल गया तो मेरा बच्चा फिर खतरे की घंटी बज गई है। और ये 1 घंटे के अंदर आपने निकालना है पर आवर पर मीटर स्क्वेयर फ्रॉम दी बॉडी। 1 घंटे के अंदर अगर 15 ml निकला तो ठीक है, कोई मसला नहीं। अगर 200 ml निकल गया मेरी जान तो फिर आपको अपनी जान की फ़िक्र करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसके अंदर वो कह रहा है कि हमारे पास फ्लूइड निकला, डिहाइड्रेशन का चांस हमारे पास फिर बढ़ जाएगा इस केस के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए हमें फ़ौरन से वाइड फ्लूइड थेरेपी उस पेशेंट को देनी होगी। क्यों? स्किन का फैट जब ख़त्म हो जाएगा साथ में तो हाइपोथर्मिया का चांस बहुत ज़्यादा है, डिहाइड्रेशन का चांस बहुत ज़्यादा है। अमूमन भी अभी मेरी बॉडी से कुछ ना कुछ फ्लूइड निकल रहा है नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर, लेकिन जब ये जल जाएगा फैट ऊपर से उतर जाएगा, सुपरफिशियल टिश्यू उतर जाएंगे, तो इसका लॉस और भी तेज़ हो जाएगा। तो जब ये स्किन लॉस होगी, स्किन भी एक तरह की प्रोटेक्टिव है, तो यहाँ पे ये जो बाहर बैक्टीरियाज फिर रहे हैं ये आके यहाँ पे अपना अटैक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि इसकी साथ ही हमारे पास सेप्सिस का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा।
ठीक है। साथ में मैंने कहा डिहाइड्रेशन का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और फैट एज आ कंडक्शन के तौर पे काम कर रही है ना, हीट को रोकती है, ज़्यादा नहीं आने जाने देती। तो ये अगर ना होगी तो फिर हमारे पास क्या होगा, पेशेंट को बहुत ज़्यादा हाइपोथर्मिया, जिस तरह हम कहते हैं सर्दी से मर जाना, तो हाइपोथर्मिया की एक कंडीशन हमारे पास हो जाएगी। ठीक है। बर्न हो गए जो है ना, ये स्किन अमूमन क्या बनाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, और यहाँ पे कभी कभार आगे एक लफ्ज़ आएगा एस्कार, ESCHAR। मैं वाइड एंगल से कवर कर रहा हूँ ताकि जब आगे वाले पेज पे हम शिफ्ट हों तो फिर आए, तो हमारे पास एस्कार बन जाएगा। मतलब यूँ कह लेंगे यहाँ पे उसने कोई ना ऐसे एक वो बन जाती है ना बर्न होने के बाद, तो वो एक तरह की कंडीशन बन गई। ये एस्कार अगर बहुत ज़्यादा बन गया काले रंग का, तो कभी कभार तो ये आपकी ब्लड वेसल भी इवन कंप्रेस कर देता है, तो आगे वाले हिस्से पे फिर हमारे पास ब्लड सप्लाई नहीं गई, तो हमें क्या करना पड़ता है, इसको काटना पड़ता है, इस एस्कार को। एस्कार को मैं उर्दू में क्या कह सकता हूँ यार, कि इसके ऊपर जो है ना वो कोई ऐसी झिल्ली जो इसको पकड़ के रख लेगी। ठीक है। तो ये फिर क्या करेगा, हमें एस्क्रोटमी करनी पड़ जाती है, इस एस्कार को काटना पड़ जाता है, उसके लिए भी टेक्निक्स होती हैं, खाद वो आगे आ जाएंगी। तो ये मैंने एक जनरल सा ओवरव्यू कवर कर दिया। ठीक है। फिर हमारे पास उसने कहा कि जी सेकंड नंबर पे हमने कहा कि रीजनल इफ़ेक्ट्स ऑफ द बर्न हो गया। इसके अंदर वो कह रहा है कि हमारे पास ना एक वाइड इंजरी जो है ना, उसको अगर मैं कहूँ टू मच थर्मल इंजरी हो जाए। ठीक है। अब इसके अंदर टू मच मैं क्यों लिख रहा हूँ, जिस तरह अल्लाह ना करे कोई ब्लास्ट वगैरह हो चुका है तो इसके अंदर यकदम एक्सप्लोसिव आ जाती है। ठीक है। अब यही जब है ना, वो अगर इनहेल कर लेगा थ्रू रिस्पायरेटरी सिस्टम, जाहिर बात है उसने सांस भी लेना है, उसको सांस नहीं आ रहा तो वो एफर्ट अपनी लगाएगा, तो वो क्या करेगा, इनहेल्ड रिस्पायरेटरी, वही जो हमारे पास हीट है, थर्मल एनर्जी है, ठीक है, वो हमारे पास जब इनहेल करेगा तो अब हमारे फेफड़े कोई लोहे का तो नहीं बने हुए, वो भी तो टिश्यू ही है एक किस्म का। तो जब वो इनहेल करेगा तो जहाँ जहाँ से मेरी जान उसकी वो फेफड़ों से हवा गुजरती रहेगी, वो वहाँ जाके उसने जला देनी है हर चीज़। मतलब कहने लगे ब्रोस्ट बना देना उसने आपके गले का। इन सिंपल वर्ड अगर मैं याद रखने के लिए कहूँ तो गले का यूँ कहने कि ब्रोस्ट बन जाएगा। इनहेल्ड रिस्पायरेटरी पैसेज तक चला जाएगा, जिसकी वजह से इसको हम किस तरह डिटेक्ट करते हैं, पेशेंट जो है ना वो उसका स्ट्राइएडर के साथ प्रेजेंट करता है। आप अगर अपनी ENT याद करें, स्ट्राइएडर क्या था कि वो वॉइस के अंदर चेंजेस आ जानी थी। ठीक है। साथ में हार्नेस ऑफ दी वॉइस होगा, अगर यूँ बोलना हो तो वो करेगा यो इस तरह करके जो है ना वो बोलना शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि उसके वोकल कार्ड भी इवन जल चुके होते हैं, कभी कभार तो बोला भी नहीं जा रहा होता, तो हार्नेस ऑफ दी वॉइस हो सकती है। और पेशेंट जो है ना उसको सांस इवन के यहाँ पे फेफड़े बने हुए हैं, तो यूँ कह रहे हैं कि फेफड़ों को उसने जाके भून दिया है, तो फेफड़े भून जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा शदीद रिस्पायरेटरी स्ट्रेस के अंदर जो है ना वो हमारे पास आ जाएगा। तो रिस्पायरेटरी स्ट्रेस के अंदर हमारे पास आ जाएगा। आज मुझे एक्चुअली मैंने पंखा बंद किया हो तो पसीना मुझे कितना ज़्यादा आ रहा है यार। एनीवेज रिस्पायरेटरी स्ट्रेस में जा रहा है। ठीक है पेशेंट आप, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि हार्ड गैसेस ने फिज़िकल बर्न किया नाक को, नोज़, माउथ, टंग, ज़ुबान जला दी आपकी, साथ में लेरेंक्स आपका जला दिया, वॉइस बॉक्स आपका जला दिया। स्टीम कैन काज डैमेज टू दी लोअर रिस्पायरेटरी एयरवे इवन, यस, जिसकी वजह से हमारे पास रिस्पायरेटरी फेलियर बंदा गया। और हमें पता था कि ब्रोंकियल के अंदर भी एपिथेलियम होती है। ठीक है। अब वो कलमनर होती है स्ट्रेटिफाइड, उस कहानी में हम नहीं जा रहे, लेकिन वो एपिथेलियम जो है वो भी जल जाती है। ठीक है। इसके साथ ही जब वो फायर होती है, जहाँ पे आग लगी होती है, सपोज करें कि ये रूम है, ठीक है, तो यहाँ पे जब आग लगी है तो आग ने क्या किया, ऑक्सीजन सारी जो है ना वो जलने के लिए यूज़ होती है, तो बाकी पीछे रह क्या गई, ऑक्सीजन के जलने की वजह में हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड बनना शुरू हो गई। ठीक है। अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, ये पॉइजनस गैस है। आग और कार्बन मोनोऑक्साइड का जो कम्बिनेशन है ये आपकी जान ले सकता है, मेरी जान। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, हमें पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी, हमें पता है कि आपका जो ब्लड है इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन फिर रहा है उसके साथ ये बड़े मज़े से जाके अटैच होता है। तो कार्बन डाई मोनोऑक्साइड मतलब आई थिंक 10 टाइम ग्रेटर होता है कि इसकी अटैचमेंट ऑक्सीजन के मुकाबले में। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना, ये सपोज करें आपका हीमोग्लोबिन है, ठीक है, तो इसके ऊपर जाके हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड यूँ जाके यूँ जाके यूँ जाके यूँ जाके टाइटली अटैच हो गए हैं। ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, अब वो कह रहा है कि हाँ, उसने क्या है कि हीमोग्लोबिन के साथ इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी 280 टाइम्स जो है ना वो ज़्यादा है। तो खुद ही कर लें,
जो जब ये होगा तो हमारे पास अब अगर खुदा ना खास्ता इस तरह का हो गया तो अगर थोड़ी बहुत ऑक्सीजन रह भी गई कमरे में तो वो उसके फेफड़ों में जाएगी भी तो वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड ही नहीं कर पाएगी। क्यों? ऑलरेडी कार्बन मोनोऑक्साइड ने उसकी हीमोग्लोबिन कवर कर ली है, तो उसके लंग्स के लेवल से जो है ना जो आगे ऑक्सीजन जानी है ट्रांसपोर्ट, वो ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो पा रही मेरी जान ऑक्सीजन। तो जब वो ट्रांसपोर्ट नहीं होगी तो क्या होगा, हमारे पास मसला सारा हाइपोक्सिया की तरफ जा रहा है। तो लेवल ऑफ कार्बोक्स, जब हम हीमोग्लोबिन और कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, इसको हमने नाम दे दिया। अब ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर जो 10% डेंजरस है, ठीक है, अगर वो कह रहा है कि ये इसका लेवल 10% से ज़्यादा हो गया ना ब्लड की सर्कुलेशन के अंदर तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है और इसके लिए हमें फ़ौरन से ट्रीटमेंट चाहिए। और 24 और अगले इसके पेशेंट के बहुत होते हैं, अगर तो इसका लेवल 10% से ज़्यादा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का आपके जिस्म के अंदर चला गया है तो मेरी जान इसके लिए हमें ना फ़ौरन से ऑक्सीजन थेरापी, प्योर ऑक्सीजन हाई प्रेशर के साथ देनी पड़ेगी मरीज़ को, और वो भी कितने 24 घंटे के लिए देनी पड़ेगी, तब जाके इसकी ये जान छोड़ेगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन टूटेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से अलग होगा। वरना क्या है, वरना ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन मज़ीद डैमेज करता जाएगा। वो कह रहा है अगर तो 10% से बढ़ गई तो आपने ट्रीटमेंट शुरू करवा देनी है, हर सूरत आपकी ट्रीटमेंट शुरू हो जानी चाहिए। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता किसी ऐसे इलाके में जहाँ ऑक्सीजन भी अवेलेबल नहीं है तो चलो अल्लाह ताला ने फिर भी जो है ना वो कोई मैकेनिज्म रखा। लेकिन अगर ये 60% से ज़्यादा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन चला गया लेवल इसका 60%, याद रखो 60%, हाफ से भी 10% ज़्यादा हो गया तो हमारे पास क्या होगा, पेशेंट की मौत है मेरी जान। पेशेंट फिर बचने के चांसेस आलमोस्ट, अल्लाह रखे तो रखे, वरना उसने जो ना कोई जान अपनी कसर नहीं छोड़ी मरने के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाती है। इनहालेशन ऑफ माइन्यूट पार्टिकल, साथ में वो कह रहा है कि ज़ाहिर बात है अब जब वो आग जलती है तो साथ में कुछ ना कुछ कचरा भी जाता है, कुछ जो इर्द गिर्द के पार्टिकल है वो भी आपके फेफड़ों में जाएंगे, ठीक है, तो वो भी जाके इरीटेशन करवाएंगी। उसकी इरीटेशन जो है ना वो हमारे पास रिएक्शन करवा देगी एट द लेवल ऑफ एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुकी है ऑलरेडी। तो वहाँ पे क्या होगा, हमारे पास केमिकल निमोनाइटिस की एक कंडीशन होती है, तो इसको हम कहते हैं केमिकल जाने की वजह से जो है ना वो केमिकल निमोनाइटिस की एक कंडीशन वगैरह हमारे पास आ जाएगी। इतनी बात समझ आ गई। अच्छा, अब जब इतना ज़्यादा हो चुका है तो हमारे पास फिर जो आपके सिस्टम है ना बॉडी के, ठीक है, जिस तरह GIT सिस्टम चलो ले लो तो वो भी इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। वो कहेगा यार मेरा क्या कसूर है। देखो सर्कुलेशन जब चेंज हुई तो जो ही हमारे पास बॉडी के अंदर फ्लूइड जो है ना, लेट मी ओके जी, तो जो ही मैंने कहा सिस्टेमिक इफेक्ट क्या क्या आ सकते हैं। देखो सर्कुलेशन के अंदर अब तब्दीली आ गई है जी, हमारे पास क्या है कि वहाँ से फ्लूइड लॉस हुआ है बर्निंग की वजह से। तो यहाँ पे अब छोटा सा मैं करके लिख देता हूँ कि हमारे पास क्या होगा, सर्कुलेशन के अंदर सारी चेंजेस आएंगी। सर्कुलेशन के अंदर चेंजेस आएगी, वो क्या होगा, फ्लूइड मज़ीद जो है ना हमारे पास लॉस होता रहे तो वो पेशेंट के अंदर हाइपोवोलीमिया हो जाएगा, मतलब उसकी वेसल्स के अंदर भी हमारे पास अब वो फ्लूइड इतना नहीं है कि वो नॉर्मल सर्कुलेशन को मेंटेन कर सके, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास पेशेंट का मेरी जान BP जो है ना वो हमारे पास यकदम से ड्रॉप करना शुरू कर देगा। BP ड्रॉप होगा तो हमारे पास क्या होगा, बॉडी कहेगी यार मैंने तो वाइटल आर्गन को बचाना है, बाकी जाएं भाड़ में। तो वो अपनी सारी सर्कुलेशन ब्रेन और हमारे पास हार्ट उसकी तरफ वो शिफ्ट कर देगी ताकि हमारे वाइटल आर्गन बच जाएं, बाकी तो फिर भी चलो काम चल सकता है। तो जिसकी वजह से हाइपोवोलीमिया हुआ, होल बॉडी इसकी वजह गया। तो अब हमारे पास जो इसकी GIT थी, खाने वाली खुराक की नाली थी, उसका सारा ब्लड जो हमारे पास दिल के पास और दिमाग के पास चला गया। तो GIT वाला सिस्टम हमारे पास वेला हो गया है अब, ठीक है। ओहो ये दिखाना, ये सपोज करिए ये GIT का सिस्टम है, ठीक है, तो ये सारे का सारा वेला होगा क्योंकि इसकी सारी सप्लाई हार्ट के पास और ऊपर आपके ब्रेन के पास चली गई है। तो हमारे पास जब ये काम होगा तो हमारे पास GIT के अंदर मोर्टेलिटी इंतहाई कम हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे छोटा सा लिख देता हूँ कि हमारे पास GIT की अपना काम करना छोड़ देगी क्योंकि उसके पास नॉर्मल परफ्यूजन ही नहीं आ रही, तो मोर्टेलिटी कम होगी एक तो, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, स्टोमिक के अंदर अल्सर बनना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपका स्टोमिक पड़ा हुआ है इसके अंदर तो एसिड मुसलसल बनता जा रहा है। जब GIT की मोर्टेलिटी नहीं है तो ये आगे पीछे नहीं हो पा रहा, तो जो एसिड है वो अपने ही म्यूकोजा को खाना शुरू कर देगा, ठीक है, क्योंकि नया तो एपिथेलियम बन ही नहीं पा रहा, परफ्यूजन नहीं हो रही। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे स्टोमिक के अंदर अल्सर बनना शुरू हो जाएगा। तो स्टोमिक के अंदर जो अल्सर बनेगी इसका एक स्पेसिफिक नाम है, वो कहता है कि ये
कर्लिंग अल्सर होते हैं। ठीक है, तो अब ये नया काम आपके पास आ गया कि कर्लिंग अल्सर किस तरह बन गए, तो ये मैंने कहानी आपको बता दी। साथ में आपका जलने के दौरान मेटाबॉलिक सिस्टम बॉडी का बहुत तेज़ हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास क्योंकि हर चीज़ टूट फूट रही होती है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपकी जो है ना यहाँ पे, ठीक है, मेटाबॉलिक जो सिस्टम है बॉडी का वो हद से ज़्यादा जो है ना वो टपा टप उसने हर चीज़ तोड़ना फोड़ना शुरू कर दी है। ठीक है, जब ये मेटाबॉलिक सिस्टम बहुत तेज़ है, मरीज़ ऊपर से कुछ खा भी नहीं पा रहा, तो हमारे पास क्या होगा, मरीज़ को न्यूट्रिशनल सप्लाई बहुत कम चली जाएगी, तो माल न्यूट्रिशन हो जाएगा। ठीक है, न्यूट्रिशनल सप्लाई बहुत कम गई है। ठीक है, मसल बर्न हुआ। ठीक, अब देखो सपोज करें ये मसल है, तो ये यहाँ से बर्न हुआ, तो मसल के अंदर बेसिकली क्या है, मायोग्लोबिन पड़ी होती है। ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन, मसल के अंदर क्या थी, मायोग्लोबिन। तो मसल जलने की वजह से जो मायोग्लोबिन थी ना, वो सारी की सारी जो है ना अब रिलीज़ होगी, तो वो कहाँ जाएगी, वो मेरी जान यूरिन के अंदर आना शुरू कर देगी। तो मायोग्लोबिन इन यूरिन आना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से एक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं मायोग्लोबिन यूरिन, इसका मायोग्लोबिनोयूरिया, मायोग्लोबिनोयूरिया। तो जो बर्न का पेशेंट है, वो लड़की है या लड़का है, उसका जब आप यूरिन चेक करेंगे उसके अंदर हद से ज़्यादा मायोग्लोबिन आएगी। वो क्यों आई, उसका मसल जला, मसल जलने की वजह से जो उसके अंदर स्टोर फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन थी जो मायोग्लोबिन के अंदर थी, मायोग्लोबिन सारा रिलीज़ हो गया ब्लड की सर्कुलेशन में। ब्लड जो है वो किडनी से गया, तो किडनी ने मायोग्लोबिन को फिल्टर कर दिया, वो उसके पेशाब के आना शुरू कर दिया। ठीक है, और ये मायोग्लोबिन इतनी ख़तरनाक है, ये इवन के किडनी को भी डैमेज कर देती। एक तो पहले किडनी को फ्लूइड कम मिल रहा है, ठीक है, वो ऑलरेडी शॉक के अंदर जा रहा है, लेकिन उसको जो मायोग्लोबिन मिली उसने सोने पे सुहागा कर दिया, तो किडनी की हमारे पास क्या होगी, डैमेजिंग एक इफेक्ट हमारे पास आ जाएगा। ठीक, तो अभी मैं बुक से दिखाता हूँ जो जो मैंने चीज़ें पढ़ाई हैं। ठीक है, होपफुली अब आपको एक आइडिया हो गया होगा। ये देखो कोआगुलेटिव नेक्रोसिस का बता दिया, ये डिपेंड करता है कितनी। अब अच्छा, अब हम ये नहीं कह सकते कि टिश्यू के, एक तो उसकी हमने डेप्थ देखनी है, दूसरा हमने देखना है कि आया कितने टेम्परेचर के ऊपर वो जला है, आया कि कौन सी चीज़ उसको लगी है। ठीक है, वो सारा मैंने बता दिया। 15 ml याद रखना, 200 ml का देखना है, सेप्सिस है, ये मैंने बता दी सारी। हाइपोवोलेमिया इफेक्टिव, हमें फ्लूइड रिप्लेसमेंट फ़ौरन चाहिए। इस्कीमिया ऑफ द गट होगा, ठीक है, ये सिस्टेमिक इफेक्ट के अंदर। ठीक है, सर्कुलेशन का मैंने बता दिया, हाइपोवोलेमिया। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल सर्कुलेशन के अंदर हाइपो, लेकिन जो गट है उसके अंदर क्या होगा, हमारे पास इस्कीमिया होगा, उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, कर्लिंग अल्सर आएंगे। फिर मैंने कहा मेटाबॉलिक इंक्रीज़ हो जाएगी, रिस्पायरेटरी एफर्ट भी, वो साथ में रीनल के अंदर रीनल फंक्शन, जब किडनी को नॉर्मल हमारे पास फ्लूइड ही नहीं मिलेगा। सॉरी फॉर दी यार फोकस में, मेरा मोबाइल का पता नहीं क्या कैमरे का मसला बना हुआ है। ठीक है, हाइपोवोलेमिया हो जाएगा, साथ में कह रहा है कि सेप्सिस होगा। फिर लेट इफेक्ट में हमारे पास जो है ना ठीक होगा तो कंट्रैक्चर, डिसेबिलिटी और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा बहुत ज़्यादा होगा। जो मरीज़ एक दफ़ा इतना ख़तरनाक बर्न देख ले अपनी बॉडी के ऊपर, तो वो वैसे ही साइकोलॉजिकली जो है ना वो मरने की तरफ जाना शुरू कर, वो कहता है यार मैं ज़िंदा ही क्यों, इतने पेनफुल होता है अगर वो सुपरफिशियल बर्न हो ना। ठीक है, अब यहाँ पे उसने एक बात की है कि वो मेटाबॉल माल न्यूट्रिशन में कह रहा है कि 700 किलो कैलोरीज में भी एक्सपेंडेड डेली, इतनी ज़्यादा हमें जो है ना वो सवेयर बर्न के अंदर जो है ना वो कह रहा है कि डेली बेसिस के ऊपर 700 किलो कैलोरीज अब बंदे की बर्न होना शुरू हो जाती है। तो डेली लॉस वो कह रहा है कि वो पेशेंट का 0.5 kg डेली बेसिस पे ऊपर वजन करना शुरू हो जाती है। ये हमारे पास थी। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लासिफिकेशन अब बंद करूँगा। ठीक है, होपफुली अब कुछ ना कुछ आपको आइडिया होगा। अब कुछ लोगों की रिक्वेस्ट थी कि एंड के ऊपर जो है ना वो बोर्ड की पिक्चर भी एक दे दिएगा। जनाब नौकर आपके हम, ठीक है, दे देते हैं पिक्चर, कोई इतना मसला नहीं है। तो यार ये अगर रफ सी है पिक्चर, लेकिन होपफुली कि आपको अब ये समझ आ गया। कोशिश करना अपने नोट्स बना लेना ताकि आपको लास्ट डाइट के अंदर ईजी हो जाए। ठीक है, तो बाकी देख लेना, लाइक शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।